नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 9th की अर्थशास्त्र किताब की आपके पाठ 2 हमारा चल रहा था और उस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। अब हमारे ये तीसरा और लास्ट वीडियो है जिसके आधार पर आपका जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और पहले के वीडियो भी बिल्कुल ध्यान से देख लें ताकि उसी से रिलेटेड मैंने ये वाक्य बार बार दोहराया और इसमें भी मैं दोहराऊँगी कि अर्थशास्त्र का प्रत्येक पार्ट एक दूसरे पर आधारित है और प्रत्येक वीडियो भी। इसलिए पहले वाले वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अगले वीडियो यानी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। संसाधन के रूप में लोग, इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों वो होगा जनसंख्या की गुणवत्ता। जहाँ से हमने उस वीडियो में टॉपिक छोड़ा था वहीं से मैं ये पकड़ रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है ये एक तरह से बिल्कुल रिलेशन में आ जाए कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है? जब हम जनसंख्या को शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं और रोजगार देते हैं, यानी कौशल जो देते हैं जिसके आधार पर जो जनसंख्या है जो रोजगार प्राप्त करती है, इसके आधार पर ही हम इसे आगे पढ़ेंगे। शिक्षा जो है ये एक आपके बहुत अच्छे से एक कोष्ठक में दे रखा है आपके, और इसी वाक्य को मैंने लिया है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये शायद समझने में दिक्कत भी आएगी, इसलिए मैंने इस पूरे पैराग्राफ को लिया है आपके। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों, क्योंकि देश में जनसंख्या की दृष्टि से हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो हम उस जनसंख्या को ही संसाधन बना लेते हैं तो हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा, यानी कितना विकास करेगा। तो एक सकारात्मक यानी एक अच्छे दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक अच्छी दिशा में ये एक परिसंपत्ति है, यानी एक खजाना है हमारे पास, और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, बहुत अच्छे से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, यानी बहुत अच्छी तरीके से सावधानी से हम उसे संजोएंगे, रखेंगे, पोषित करेंगे, वितरित करने की आवश्यकता है ना। जैसे जैसे जनसंख्या है हमारी, उस पर हम सावधानी से अगर पूरी जितने भी हमारे पास संसाधन है वो अच्छे से वितरित करें और उन पर लगाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है वो समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस श्रृंखला के आधार पर ही मैंने आपकी ये एक पिक भी लगाई है, इसे देखें आप कि हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है वो आवश्यकता और समस्याएं अलग अलग होती है ना। अब देखिए आप इस चित्र में भी आपको एक बहुत ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर शिक्षा की बात हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक माँ जो है वो अपनी बच्ची को शिक्षित कर रही है ना। तो इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो शिक्षा एक बहुत बड़ी, और शिक्षा हमारे जीवन में क्या मायने रखती है ये हमने सकल और विलास की कहानी में भी पढ़ा था, तो कहीं कोई दिक्कत आनी वैसे नहीं चाहिए, फिर भी आप क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिएगा। स्वास्थ्य अगला पॉइंट है हमारा। स्वास्थ्य हम व्यक्ति का अपना कल्याण करने का अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता है। हम यहाँ पर ध्यान से सोचेंगे बच्चों कि क्या कोई बीमार व्यक्ति जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है? क्या वो अपने देश की या समाज की सेवा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य जो है किसी भी कंपनी या फर्म का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, तो वो कभी भी अपना कर्मचारी जो है वो बीमार व्यक्ति को नहीं चुनेगा, है ना। तो देश की प्राथमिकता क्या होती है कि व्यक्तियों को यानी अपनी जनसंख्या को जो है वो स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के पूरे अवसर प्रदान करें। तो हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसका लक्ष्य भी यही होता है कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना चाहिए। इसी दिशा में भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे मतलब इस तरह की हम खुद प्राथमिक विद्यालय से निकल कर आए हैं, सरकारी और निजी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी सारी योजनाएं होती है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए की जाती है ना। और तृतीयक सेवाएं किसे कहते हैं ये भी हम इस पर बात कर चुके हैं, तो आप इस को अच्छे से देख लें और समझ लें कि तृतीयक सेवा यानी जो आर्थिक क्षेत्रक हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन सी सेवाएं उसमें होती हैं। तो स्वास्थ्य जो है यहाँ पर मूल बिंदु ये है कि स्वास्थ्य जो है वो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश का विकास जो है वो करता है। अगला हमारा बेरोजगारी, तीसरा पॉइंट, रोजगार के
संदर्भ में हम ये पढ़ रहे हैं। जब बेरोजगारी किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए बच्चों। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि मजदूरी सबके लिए है, लेकिन काम करने के जो इच्छुक लोग हैं उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, यानी स्थान कम है और लोग ज़्यादा हैं तो रोजगार नहीं पा सक रहे हैं। तो श्रम बल जनसंख्या किसे कहते हैं, ये एक पॉइंट भी आता है आपके। इस जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। यहाँ पर श्रम बल जनसंख्या आपके उदाहरण भी दे रखा है कि सकल और विलास की जो माएँ हैं क्या वो श्रम बल में आएगी, या सकल और विलास जो हैं वो छोटे हैं तो क्या वो श्रम बल जनसंख्या में आएंगे? नहीं, वो श्रम बल जनसंख्या में नहीं आएंगे। 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच जो भी व्यक्ति आते हैं वो सब श्रम बल जनसंख्या में आते हैं, क्योंकि वो रोजगार पाने के अधिकारी होते हैं और रोजगार करते हैं। अगला है बेरोजगारी। बेरोजगारी बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये 10वीं में भी आता है। बेरोजगारी दो तरीके की होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होती है और नगरीय क्षेत्रों में अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी। और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादातर पाई जाती है। तो शिक्षित मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर पूरे वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, है ना, हम जानते हैं पूरे वर्ष वो काम नहीं करते हैं, कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जब बुआई होती है, कटाई होती है, गुड़ाई होती है, निराई होती है, मतलब ज़्यादातर काम जो है उन मौसम में ही किए जाते हैं, जब रबी की फसल, खरीफ की फसल बोई जाती है ना। तो कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अभी काम, बाकी के विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित जो लोग होते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी। समझ में आ गया होगा क्योंकि हम सभी गांव से रिलेटेड हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ लीजिए, प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी, और ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में आ चुका है। इस बेरोजगारी में व्यक्ति काम करता हुआ तो प्रतीत होता है, किंतु उत्पादकता में उसका कोई योगदान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, गाँवों में कृषि पर आधारित पूरा परिवार, ठीक है, ये उदाहरण आप दे सकते हैं। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें देखिए, अब जैसे 4 बीघा है या 5 बीघा है, वहाँ पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं या 4 व्यक्ति, मान लीजिए 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 व्यक्ति जो उत्पादकता ले रहे हैं, यानी जो उत्पादन हो रहा है, अगर 2 व्यक्ति और परिवार के कोई आ जाते हैं उनके, और वो 4 से 6 हो जाते हैं, लेकिन उत्पादकता वही हो रही, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त जो 2 व्यक्ति आए हैं वो रोजगार प्राप्त हैं हो चुके, यानी उनको रोजगार मिल गया उस कृषि में? बिल्कुल नहीं, वो बेरोजगारी कहलाएंगे, क्योंकि वो प्रच्छन्न है बच्चों, छिपी हुई बेरोजगारी है। वो दोनों व्यक्ति अगर नहीं भी आते ना, तो भी वो 4 व्यक्ति जो है वो कृषि से अपनी उत्पादकता उतनी ही लेते जितनी की वो पहले ले रहे थे। तो इसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना है। शिक्षित बेरोजगारी हम जानते हैं, है ना, नगरीय क्षेत्र में होती है। उच्च शिक्षा जो प्राप्त युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए बहुत विशेष समस्या है, क्योंकि आजकल हम शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हमें उसी अनुरूप रोजगार नहीं मिलता, और ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, तो उसे समझ लीजिए आप। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधनों की बर्बादी होती है। क्या होती है? यानी जनशक्ति, अब हमारे पास जनसंख्या तो है लेकिन अब हमने उनको संसाधन भी बना दिया, यानी शिक्षा भी दे दी, अच्छा स्वास्थ्य भी दे दिया, है ना, तो अब वो संसाधन की बर्बादी होती है, क्योंकि युवा जो होते हैं उनमें निराशा और हताशा की भावना आ जाती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो यहाँ पर एक सामाजिक अपव्यय है। यहाँ पर एक वर्ड भी आता है, सामाजिक अपव्यय। सामाजिक अपव्यय किसे कहेंगे? यानी जो समाज में ऐसे युवा हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलने पर वो निराश हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या है, वो हताश की मुद्रा में आ जाते हैं और बिल्कुल भी वो रोजगार यानी कुछ भी काम नहीं करने वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो सामाजिक अपव्यय है, यानी पूरा समाज का जो है वो एक हानि ही है। आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है ना। जो कार्यरत जनसंख्या है, जो मतलब जितने लोग परिवार में कार्यरत, यानी जितने लोग उन पर आश्रित हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो कार्यरत कहलाएंगे, और जो आश्रित हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो आर्थिक बोझ जो है वो
बढ़ता जाता है। किसी भी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। ये चीज़ भी हमने देखी है ना। जिस परिवार में जो रोज़गार नहीं होता है या कमाने वाले कम होते हैं तो धीरे धीरे क्या है, उनकी जो स्थिति होती है वो डाउन होती जाती है ना बच्चों। तो लास्ट है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर भी बेरोजगारी का जो है वो अहितकर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर केवल परिवार और समाज की बात ही नहीं हो रही, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की भी बात हो रही है कि अगर हम उन युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती चली जाती है। तो उम्मीद है ये आपके लेसन कंप्लीट हो गए होंगे बच्चों। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। और इस तरह से 3 वीडियो जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं और इससे आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। इसके जो अभ्यास प्रश्न में अलग से आपको प्रश्न नहीं दे रही हूँ, इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो इसमें बहुत अच्छे से 15 या 16 इसमें क्वेश्चन है, उन सभी को आप करें और बिल्कुल ध्यान से अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिएगा कि आपको ये पाठ जो है वो बहुत अच्छे से याद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। खूब पढ़ो और खूब पढ़ो।